आगे बात करते हैं व्हाट आर दी टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूँ, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में अपन लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या हुआ था? ग्रीन रिवोल्यूशन ऐसा बोलते हैं मिड 1960s 70s के आसपास आया था। देखो जरा यहाँ दे रखा है क्या हुआ था हमारे इंडिया के अंदर। हाँ, हम लोग एग्रीरियन कंट्री तो थे, लेकिन इतना जितना ज्यादा प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होना चाहिए था उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो सरकार ने क्या करा, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन का एक आइडिया लेकर आया कि नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ दिस इंडिया के अंदर पहले ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, वहां पर पहले इसकी टेस्टिंग हुई। ठीक है, 2 पार्ट्स में हुआ है, याद रखना। पहला 60-70s के बाद फिर 70s-80s के अंदर ये पूरे इंडिया के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी फैल गई। तो क्या करा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, सिर्फ इसका मेन ध्यान ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहा। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, इसके आसपास बाद में बहुत सारे और रिवोल्यूशन भी आए, जैसे व्हाइट रिवोल्यूशन बोला गया, पिंक रिवोल्यूशन भी हमारे इसमें आया, ब्लू रिवोल्यूशन भी आया। ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशंस देखने को हम लोग को जनरली मिले, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर वाज ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या चीजें के ध्यान दिया, देखो यहां पर एक ही चीज का ध्यान, मतलब बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी थी, बट यहां पर एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान में ये रखा कि जो किसान हैं उनको कैसे भी करके प्रोडक्ट, क्योंकि किसान के पास क्या हो रहा था, जो लैंड है वो सीमित है, इस लैंड पे मुझे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो किस तरीके से मैं इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकूं। प्लस बाद के अंदर क्या किया गया, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे इंडिया के अंदर जब था, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया, तो उसमें लैंड रिफॉर्म्स भी उस टाइम पे ध्यान रखे गए। क्या होता था, पहले जमींदारी सिस्टम चलती थी। जमींदारी सिस्टम होने के कारण क्या होता था कि लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स जो होते थे, ठीक है, जिसको लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स बोला, इनके बीच में क्या होते थे, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो उसको अबॉलिश करा इन्होंने, और बहुत सारे क्या करे रिवोल्यूशंस के अंदर, डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग आगे, बट हाँ ये चीज याद रखना कि ग्रीन रिवोल्यूशन ने एक बहुत ज्यादा हम लोग के जो इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, पहले हम लोग एक डाउनफॉल देख रहे थे प्रोडक्शन के अंदर एग्रीकल्चर से, उसको रिवाइव किया, उसको वापस अपलिफ्ट करने में बहुत ज्यादा मदद हम लोग को यहाँ पर करने को मिली। बहुत सारे रिफॉर्म्स इसमें, टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, इवन क्रॉप के, जैसे देखो कि एक चीज कॉमन है जो क्रॉप, ये हम लोग मैंने बताया था ना, बहुत सारे फैक्टर्स पे हमको डिपेंड करना पड़ता है। जैसे क्या हो गया, रेनफॉल, मतलब मॉनसून तुमको चाहिए, ठीक है, रेनफॉल रहा तो ज्यादा हो गया तो भी परेशानी, कम रहा तो भी परेशानी, साइक्लोन आ गया, ठीक है, ड्रॉट पड़ गया तो भी हमारे वाली क्या होता है, ये नुकसान देता है। इवन कोई डिसीज फैल गई तो उस कारण से भी क्या होता है, हमारा क्रॉप का नुकसान हो गया। और अगर क्रॉप, क्योंकि ज्यादातर हमारे इंडिया में जो किसान भाई लोग हैं हम लोग के, वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स सॉरी, हमारे इंडिया में स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स का ज्यादा वेटेज है। तो ये लोग क्या करते हैं, जनरली लोन पे लेकर, पहले तो क्या करते थे भाई, जो मनी लेंडर्स होते थे उनसे लोन लिया जाता था, बट अब बाद में प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, बाद में क्या करा, बाद में प्रोविजन ऑफ क्रेडिट आया गया, बताएंगे अभी डिस्कस करेंगे, मैं यही वन गो में बता रहा हूं। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट आया, बहुत सारे बैंक्स यहां पर स्टैब्लिश करे जो बिल्कुल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते थे, जिससे क्या हुआ, किसानों को क्रेडिट मिलने लगा, क्रेडिट यानी उधार मिलने लगा। उस उधार से क्या करने लग गए ये लोग, सीड्स परचेस करने, अच्छी क्वालिटी के सीड्स इनके पास आने लग गए, ठीक है, जैसे मैंने HYV सीड्स बोला था, तो हाई वैरायटी सीड्स, इसके चक्कर में प्रोडक्शन बढ़ा, फर्टिलाइजर्स लेने लग गए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हमारे इंडिया के अंदर आए जिससे किसानों को डेवलप किया गया, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। क्योंकि क्या होते थे, बहुत सारे किसान अभी भी जैसे आज भी ट्रेडिशनल अप्रोच से वहां पर खेती करते हैं जहां तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, बट अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही कि सब जगह तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, कैसे भी करके मॉडर्न टूल्स उनको सिखाए जाए, ठीक है, टेक्निक सिखाए जाए। जैसे मैं बता रहा था, ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव, बहुत सारी सोसाइटीज डेवलप हुई, ठीक है, बैंक्स जो कि उनको क्रेडिट फैसिलिटी एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज क्या होता था, अगर मैं जैसे बता रहा था क्रॉप फेल हुई तो अब किसान के पास अब क्रेडिट रीपे करने का टाइम नहीं होता था, तो और वो इतना ज्यादा डोमिनेट करते थे मनी लेंडर्स कि लोग क्या करते थे, सुसाइड करते थे। बहुत कॉमन केसेस हमको देखने मिलते हैं, किसान ने, इसीलिए तो गवर्नमेंट इस चीज का फायदा उठा के कर्ज माफी वाला सीन लगा के क्या करती है, हम लोग आगे
गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाती है। तो ये सीन समझना कि ये हुआ। प्लस इसके साथ साथ क्या हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, ये बहुत कॉमन हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ कि किसान को अब क्रेडिट कार्ड, जैसे हम लोग कहते हैं ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लगा। इसके बेसिस पे वो जो बेसिक उनके खर्चे होते हैं, ठीक है, जैसे सीड्स का कॉमन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो ये वाले पेमेंट्स वो लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। इवन पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भी इन लोग को मिली गई। इसके साथ देखो इन्होंने क्या बताया, इवन जैसे बुलेटिन्स टीवी पे, जैसे एक कृषि दर्शन नेशनल टेलीविजन पे बहुत कॉमन बहुत पॉपुलर शो है, ये आता है कृषि दर्शन, कृषिवाणी, ज्ञानवाणी, कितने बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या करते हैं जनरली किसानों को बताया जाता है कि किस तरीके से अलग अलग बहुत सारे इसके अंदर लोगों को बुलाया जाता है जो अपनी फील्ड के अंदर बिल्कुल महारत हासिल कर चुके हैं, उनको बोलते हैं और वो अपने व्यूज बताते हैं, ठीक है। इवन जैसे नाबार्ड, जैसे हम लोग के लिए सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक आरबीआई, ऐसे ही क्या बनाया गया, एग्रीकल्चरल बैंक्स के लिए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जिसको बोला गया, ये ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया गया। ये बहुत ध्यान रखती है। इवन देखो ये इसके तहत जब किसानों को नाबार्ड क्या करती है, इनको ट्रेनिंग का भी क्या मतलब लोन तो प्रोवाइड करती प्लस इसकी कुछ ऐसी सब्सिडरीज भी हैं जो क्या करती हैं, किसानों को ट्रेनिंग करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, प्रॉपर गाइडेंस देती हैं कि किस प्रकार की ज़मीन पे, किस प्रकार का सॉइल पे, किस प्रकार की खेती करना चाहिए, उस प्रकार की सारी डिटेल्स। इवन ठीक है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ साथ स्कूल्स भी क्या हो चुके हैं, स्कूल्स एग्रीकल्चर कॉलेजेस सेटअप हो चुके हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज आ चुकी है एग्रीकल्चर के लिए। इवन हम जो कैसे 10+2 वोकेशनलाइजेशन जब हुआ एजुकेशन का, तो +2 ग्रेड के अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट्स दिए गए, जैसे जो किसान मतलब प्रॉपर किस तरीके से खेती की जानी चाहिए उसकी गाइडेंस दी जाती है। अब जरा बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक चीज समझना, मैं जैसे तुमको बताया था कि जो एक हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, वो जब से हम लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन करा तो ये डाउन ट्रेंड काय में कन्वर्ट हो गया, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये बहुत फायदे देखने को मिले। प्लस मतलब जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था, राइट, जीडीपी हम लोग को बढ़ा। प्लस एक चीज और याद रखना, एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स आज भी 50% मतलब अबव 50% पॉपुलेशन, ठीक है, अलग अलग स्टेटिस्टिक्स के अंदर हमारे इंडिया के अंदर काय में एंगेज है फॉर देयर लाइवलीहुड एग्रीकल्चर सेक्टर में है। इवन एग्रीकल्चर के इसी सेगमेंट को देख के सरकार ने बहुत सारी काउंसिल्स भी सेटअप करी है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर बैकबोन है, तो हम लोग को कॉमनली पता है। जैसे एक चीज बहुत कॉमन सुनी होगी तुमने, ICMR करके, ठीक है, जो ये काउंसिल की मेडिकल रिसर्च की थी। ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च डेवलप, ये मेडिकल के सेगमेंट के लिए थी इंडियन काउंसिल ऑफ, क्योंकि कोविड के कारण तुमने बहुत सुना होगा ये सीन को। तो ऐसे ही एक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी क्या हुई है हमारे इंडिया के अंदर है, जिसमें तुमको बता रहा था यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इवन वोकेशनल कोर्सेज +2 ग्रेड के लिए भी हमारे इंडिया में सेटअप किए गए, ठीक है। ये जैसे ICAR का ये इस तरीके से कुछ लोगो है, ठीक है, ये देखने को मिला। फूड सिक्योरिटी चैप्टर तुम लोग लोअर क्लासेस में डिस्कस करके आए हो। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, हमारे इंडिया के अंदर एटलीस्ट हर 2 वक्त का खाना तो सभी लोगों को, जो भी हमारी पॉपुलेशन है, उनको मिल जाए, चाहे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं या पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, ठीक है। इसके कारण, क्योंकि जब 2 वक्त का फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ये 3 चीजें, इसमें सबसे पहले आपने क्या लिया, फूड लेके आया। तो जब फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तो गवर्नमेंट मतलब ये आपकी पॉवर्टी वाली सिचुएशन एटलीस्ट थोड़ी तो कम होगी। तो सरकार ने क्या, एक पता है कि बहुत खतरनाक स्टैटिस्टिक है कि हमारे दुनिया भर के अप्रोक्स वर्ल्ड के, ऐसा बोला जाता है, दुनिया भर के 50% जो गरीब हैं वो हिंदुस्तान में रहते। कितना शेमफुल फैक्ट है। तो उसी को कैसे भी करके सही करने के लिए सरकार ने क्या करा है, बहुत सारी भी डिस्कस करेंगे क्या क्या सरकार ने एक्शन से लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो FCI को सेटअप किया, जिसको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, ये सब वॉच करती है सारे एक्ट्स के ऊपर। अब याद रखना, जब हम लोग, मैं तुमको बताता ना, जब वो ग्रीन रिवोल्यूशन का टाइम था, उसके बाद जो रिफॉर्म्स आए गए, लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल, जनरल रिफॉर्म्स भी बहुत सारे हैं। उसके अंदर सबसे पहला एक MSP पॉलिसी बहुत पॉपुलरली इसके अंदर फायदेमंद दिया। इसमें क्या कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को, मतलब एक न्यूनतम दाम तो मिलना ही चाहिए किसानों को, कि भाई जितनी भी उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने फिक्स कर लिया कि 12 रुपीज kg, या डिपेंडिंग अपॉन क्रॉप्स, जैसे किसी की 5 रुपीज kg फिक्स कर दिया कि मार्केट के अंदर क्या होगा, एटलीस्ट इतने रुपए पे तो उनको खरीदा ही जाएगा।
और अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो इतने रुपए पे कौन खरीद लेती है उनसे? गवर्नमेंट खरीद लेती है। तो ये बहुत पॉपुलरली हमको देखने को मिला कि सर ये तरीके से। इसके साथ क्या होती है, गवर्नमेंट खरीद के क्या करता है, चार डालती है क्या? नहीं, गवर्नमेंट खरीद के इसको बफर स्टॉक में ले जाती है, ठीक है। प्लस देखो बताता हूँ अभी बफर स्टॉक का सीन क्या होता है। सरकार ने क्या करा, बहुत सारी नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम और जैसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करे, डिपार्टमेंट सेटअप करे, जिसका काम क्या था कि एक पूरी कंट्री के अंदर फूड की अवेलेबिलिटी रहे, किसी को कोई परेशानी ना आए। तो उसके लिए देखो मैंने क्या बताया, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में सरकार करती क्या है कि तबीयत मतलब ये देखो जितनी जो बेसिक फूड जो है रिक्वायर्ड होते हैं उनको क्या करती है सरकार, किसानों से खरीद के अपने गोडाउन्स में, अपने जो वेयर हाउसेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वहां पर रखते हैं और इसको यहाँ से पीडीएस सिस्टम के पास भेज देते हैं। पीडीएस सिस्टम जैसे जनरली राशन की दुकानें होती है, इसके अंदर क्या होती है, बेसिक, इसको बोलते हैं ना राशनिंग सिस्टम। क्या किया गया, बेसिक कुछ फूड्स होते हैं जैसे हमारे दाल चावल, ठीक है, गेहूं, कुछ बेसिक फूड्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट गरीबों को होती है। दो प्रकार के लोग होते हैं, अलग कार्ड जैसे तुम लोग को ना पड़ा था, जिसको बोला बिलो पावर्टी लाइन कार्ड और अबव पावर्टी लाइन कार्ड्स। इनके बेसिस पे ज्यादा इनको बेनिफिट्स मिलते हैं। पीडीएस के अंदर सबसे ज्यादा फायदा बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों को कुछ रिक्वायरमेंट देते हैं और वो फुलफिल करते हैं। तो इससे क्या होता है, सरकार ने पावर्टी को एलिवेट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा और इसके साथ ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर, किसानों का भी फायदा हुआ प्लस पावर्टी वाला सीन भी खत्म हुआ। अब देखो सबसे ज्यादा भी अपन फूड सिक्योरिटी के अपन ने डिस्कस करा, बफर स्टॉक पढ़ा, पीडीएस सिस्टम पढ़ा। अब आगे बात करते हैं पीडीएस मतलब ये क्यों इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि देखो जरा फार्मर सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं मार्केट के प्राइस मूवमेंट के चक्कर में। अब सर ये मार्केट प्राइस मूवमेंट क्या बोला आपने, जरा समझना। हमारे इंडिया के अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जितने, इनके लिए क्या होता है, डिमांड एज वेल एज सप्लाई के बेसिस पे। डिमांड हो गया, राइटिंग पे मत जाना, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। हायर क्लासेस में तुम समझोगे, लेकिन एक बात समझना, जब मार्केट के अंदर सीजन आता है, एक सीजन आएगा तब सारी सप्लाई आएगी, तो सब सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड क्या मार्केट में कुछ उसी प्रकार स्टेबल है। स्टेबल डिमांड होने के कारण क्या हुआ, अब समझना, यहाँ पर इसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो कॉमन सेंस है, प्राइस कम होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान कौन, किसान को। बेचारे ने इतनी मेहनत करी है और हमारे भाई लोग इतनी ज्यादा पूरा इतना टाइम लगता है, ये हम लोग को बहुत आसान लगता है खेती, इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इतनी मेहनत करेंगे तो उनको अगर उनका फेयर प्राइस है, मतलब उनका जितना मेहनत करे उतना नहीं मिले तो क्या मतलब। इसीलिए सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला कंसेप्ट लगाया कि भाई एक काम करो, हम लोग एक बेस प्राइस फिक्स कर देते हैं कि इतने पे तो बिकेगा ही बिकेगा, अगर नहीं बिकता है तो सरकार खरीद लेगी। और सरकार करके बफर स्टॉक जैसे सीन बताया वहां पर लगा के, ताकि उससे फूड सिक्योरिटी वाला भी काम हो जाए और किसान को भी बेनिफिट मिल जाए। जरा आगे देखना, अभी हम लोग फूड सिक्योरिटी नॉर्मल चीज समझने के लिए, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, फूड अवेलेबिलिटी होना, हर किसी के पास फूड की एक्सेस भी रहे, ठीक है। मार्केट के अंदर ऐसा भी नहीं हो कि जो फूड वेस्ट हो रहा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो। तो ये बेनिफिट्स के लिए फूड सिक्योरिटी को एक इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि पॉवर्टी वाला सीन हमारे यहाँ पर बहुत है और एग्रेरियन इकोनॉमी है, बट स्टिल बहुत सारे लोग अभी भी क्या होता है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। तो सरकार ने बहुत सारे इसके अंदर एक्शंस लिए हैं। अब आगे समझते हैं व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन हुआ, तुम लोगों ने पढ़ा था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 वाला सीन। तो जब इसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ, तुम लोग चीज नोटिस करी, जो एनईपी आई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसको हम लोगों ने एलपीजी बोला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा हटा दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा ही कहाँ है, निग्लेक्ट कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को, जबकि सबसे ज्यादा लोग इसी पे डिपेंडेंट है। अब बात समझना, इसके कारण क्या हुआ, कोलोनाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, अब फूड रिक्वायरमेंट और बढ़ गई, क्योंकि लोग आए, कंपटीशन बढ़ गई, फूड रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब फूड रिक्वायरमेंट बढ़ने के चक्कर में क्या हुआ, हम लोगों को पहली चीज समझना, फूड रिक्वायरमेंट बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, फूड रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन होने के चक्कर में क्या हो रहा है, अब उनको दूसरी इंडस्ट्री, मतलब जो जैसे नॉन जो फूड क्रॉप्स थी उसकी भी रिक्वायरमेंट लगने लगी। तो इसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा लेवल, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा भी, मतलब इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिले और नेगेटिव साइड पे भी दिखा। कॉटन इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा हम लोग को फायदा देकर गए। इवन
ये चीज, ये तो बात की बात है, लेकिन ये चंपारण मूवमेंट जो तुम लोग बोलते हो गांधी जी ने जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, चंपारण मूवमेंट हमारे इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर, ठीक है, चंपारण का बहुत अच्छे से पता है तुम लोग को, तो चंपारण मूवमेंट भी आया। चंपारण मूवमेंट के कारण क्या हुआ, हमारे इंडिया बहुत एक अलग, जैसे गांधी जी का एक सेगमेंट बोलते हैं ना कि गांधी जी वहीं से पॉपुलर हिट हुए, तो वो सीन हुआ। प्लस ग्लोबलाइजेशन के बाद फार्मर्स को बहुत नए नए चैलेंजेस देखने पड़े। अब नए नए चैलेंजेस कैसे देखने पड़े, नए नए चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, कुछ लोग जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या पुरानी टेक्नोलॉजी से करते थे तो उनका प्रोडक्शन कम हो रहा था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से और ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, तो कहीं ना कहीं इसके फायदे भी रहे और कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी हम लोग को देखने को मिले। अब ये इस चैप्टर में इतना ही है, दैट्स इट इन दिस चैप्टर। हम लोगों को एक चीज समझना है कि सर एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग एंगेज हैं दे आर फार्मर्स, हमारे भाई लोग। और ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि अगर आज हमने खाना खाया है, इफ वी एट टुडे, हमने खाना खाया है, तो हमको किसको थैंक बोलना चाहिए, एक फार्मर को थैंक बोलना चाहिए, क्योंकि उसने अपना पूरा टाइम उसमें डिवोट करा है और तब जाके हम लोगों के पास आज खाना आया है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।